हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एम्स सीआरई ओटी टेक्नीशियन मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पेपर है PYQ, उसी के ऊपर हम लोग डिटेल में आज बात करने वाले हैं। यह है पार्ट 4, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को हम लोग प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में बात कर रखे हैं। ये सीरीज में टोटल कितना पार्ट्स होने वाला है, तो टोटल 5 पार्ट्स होने वाला है। अब आखिरी पार्ट बचा हुआ है, लास्ट में हम लोग बात करेंगे पार्ट, उसको हम लोग पार्ट 5 को जो बात करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टैग पे बात करते हैं, यानी कि नॉन जो टैग क्वेश्चंस पूछा जाता है उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये पार्ट 4 में हम लोग आज डिटेल में बात करने वाले हैं। 20 क्वेश्चंस को इसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। PYQ जो है, ये कौन सा PYQ, तो मेमोरी बेस्ड यहाँ पर PYQ है, ये आपको याद रखना है। ये कौन सा है, तो मेमोरी बेस्ड PYQ है। यानी कि हम लोग मेमोरी बेस्ड इसको बार बार क्यों बोलते हैं, तो एम्स जो आपको ये क्लियर कर दूं कि एम्स जो है अपना ऑफिशियली जो अपना PYQ को नहीं रिलीज करता है। तो जो एग्जाम देने जाते हैं तो कोई 5 क्वेश्चंस, कोई 10 क्वेश्चंस, कोई 20 क्वेश्चंस को याद करके आता है कि हाँ ये क्वेश्चंस पूछा गया है, तो उसी का बेस्ड पे हम लोग बात करते हैं कि कौन सा क्वेश्चंस पूछा गया, किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा गया है। तो ये चीज को आपको याद रखना है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो आपको वीडियो के अंतिम तक बना रहना है और क्वेश्चंस को समझना। हर एक क्वेश्चंस को हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, ये भी आपको याद रखना है कि हम हर एक क्वेश्चंस को क्या करते हैं, तो डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। हर एक पार्ट में 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है 61 को हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। 61 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें बोल रहा है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ प्री ऑक्सीजनेशन बिफोर एनेस्थेसिया इंडक्शन। आप सबको पता होगा कि जब हम लोग क्या करते हैं, प्री ऑक्सीजनेशन करवाते हैं, तो कब करवाते हैं, तो जब बोलिएगा कि सर जब क्या करते हैं हम लोग GA पर पेशेंट्स को ले जाते हैं, GA पर लेते हैं, तो उससे पहले हम लोग प्री ऑक्सीजनेशन करवाते हैं। उसके बाद इंडक्शन एजेंट देते हैं, जिससे क्या होता है, पेशेंट सीडेट होता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो इंट्यूबेशन करते हैं। तो ये सबको क्लियर है। तो इसमें बोल रहा है कि बेनिफिट इसमें क्या होने वाला है, तो बेनिफिट का यहाँ पर बात कर रहा है कि जो हम लोग प्री ऑक्सीजनेशन करवाते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है। तो आप ए में बोलिए इंक्रीज हो जाता है, CO2 एलिमिनेशन होता है, ये होगा। या और आगे हम लोग बढ़ते हैं, शॉर्टनेस इंडक्शन टाइम, यानी यहाँ पर बोल रहा है शॉर्ट हो जाएगा, उसका जो इंडक्शन टाइम होता है ना वो शॉर्ट हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन हमको क्या लग रहा है, बिल्कुल गलत लग रहा है। यहाँ पर CO2 एलिमिनेशन से इससे कोई मतलब नहीं, इंक्रीज जो हो रहा है इससे कोई नहीं है। शॉर्टनेस इंडक्शन टाइम्स, ये हम लोग क्यों इसका यूज करेंगे, ये भी आपको गलत हो जाएगा। एक्सटेंस सेफ एपनिया, ये आपको समझ में आना चाहिए। एपनिया क्या होता है, तो एपनिया बोलिएगा कि जब टेम्परेरी क्या होता है, तो हमारा ऑक्सीजन यानी कि हम लोग जो ब्रीदिंग करते हैं, स्पॉन्टेनियस जो ब्रीदिंग करते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग इनहेल एक्सहेल करते हैं, तो क्या होता है टेम्परेरी क्या हो सकता है, तो ये स्टॉप हो सकता है, उसको हम लोग एपनिया बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, एपनिया टाइम फॉर एयरवे मैनेजमेंट। तो ये ऑप्शन हमको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये सही हो सकता है। रिड्यूस एनेस्थेटिक ड्रग्स रिक्वायरमेंट्स, देखिए इससे हम लोग ऑक्सीजन से और रिड्यूस यहाँ पर एनेस्थेटिक जो ड्रग्स होता है उससे कोई हम लोग का कंपेयर नहीं कर सकते, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन जो है यही हमारा क्या हो सकता है, सही हो सकता है, बेस्ट ऑप्शन यही हमारा आ सकता है। तो एक्सटेंड सेफ एपनिया टाइम फॉर एयरवे मैनेजमेंट, तो इसका ऑप्शन सी तो सही हो गया, लेकिन किस तरह से ये सही हुआ उसको हम लोग इसमें बात करते हैं। चलिए आगे हम लोग इसको अच्छे से आपको समझाते हैं कि ये किस तरह से ये होता है, इसको अच्छे से आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, तब जाकर के आपको अच्छे से सारा क्लियर हो पाएगा। तो ये आपको अब तक क्लियर हो गया कि इसका सी आंसर होगा, ये तो क्लियर है। अब हम लोग अगर इसका बात करते हैं तो आप लोग प्री ऑक्सीजनेशन अगर बोलते हैं, यहाँ पर प्री ऑक्सीजनेशन अगर है लिखा हुआ, तो इसको आप एक चीज और लिख सकते हैं ना, डी नाइट्रोजनेशन आप लोग लिख सकते हैं कि क्या करता है, नाइट्रोजन जो हमारा होता है, नाइट्रस जो हमारा नाइट्रोजन जो बॉडी में रहता है, नाइट्रोजन एक नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड पर नहीं जाना है, नाइट्रोजन पर जाना है। देखिए पहले आपको अब तक अभी समझ में नहीं आया, जैसे N2 होता है, आप लोग इन्वायरमेंट के बारे में जान रहे हैं कि कितना यहाँ पर होता है। आप अगर बात करेंगे तो इतना क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, उसके बाद जो बचा हुआ यहाँ पर होता है अदर गैस रहता है, फिर यहाँ पर होता है 78% क्या होता है हमारा इन्वायरमेंट में, जो हम लोग जब क्या करते हैं हम लोग
इनहेल करते एक्सहेल करते तो हमारा जो इन्वायरमेंट्स में होता है, इन्वायरमेंट्स में जो हमारा परसेंटेज होता है, तो आप लोग को पता होगा ना 78 होता है, 78.08% होता है। उतना आपको नहीं जाना, 78% आपको याद रखना है। उसके बाद अगर ऑक्सीजन का बात करेगा तो इसमें कितना होता है, तो ऑक्सीजन अगर बात कीजिएगा तो ऑक्सीजन 21% हम लोग लगभग मानते हैं। लेकिन ये अगर एग्जैक्ट आपसे अगर कभी पूछ लेगा तो ये आपको याद रखना है कि इसका 20.95% होता है, इतना इन्वायरमेंट में रहता है। और 1% जो गैस बचता है यह अदर गैस रहता है, जैसे आर्गन हो गया, आर्गन गैस हो गया एंड अदर गैस रहता है। इतना आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको ये समझने के लिए इसको जानना बहुत जरूरी है। तो आप बताइएगा हाँ इन्वायरमेंट में कितना होता है, 78% क्या होता है, तो हमारा क्या होगा, तो बोलिएगा कि नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन्स को यहाँ पर क्या करता है, तो ये नाइट्रोजनेशंस करता है, यानी नाइट्रोजन्स को हमारा लंग्स से हटाने का काम करता है। आप लोग को ये पता है कि हम लोग कितना टाइम तक इसका करते हैं, प्रीऑक्सीजनेशन जब भी करते हैं तो बोलिएगा इन्वॉल्व इसमें जो होता है, हम लोग 100% जो ऑक्सीजन देते हैं, 100% जब ऑक्सीजन देते हैं तो वह कितना देर के लिए देते थे, बोलिएगा 3 से लेकर के 5 मिनट तक हम लोग क्या करते हैं, प्री ऑक्सीजनेशन करवाते थे। जब ये करवाते थे इसमें बेनिफिट यही होता है कि हमारा जो लंग्स में जो ये हमारा इन्वायरमेंट से जो गया है 78% जो N2 जो गया है, N2 जो नाइट्रोजन गया है, जो नाइट्रस ऑक्साइड अलग चीज है, नाइट्रोजन पर आपको फोकस करना, इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। N2 है, नाइट्रस ऑक्साइड का क्या होता है, N2O होता है, तो उस पर आपको नहीं जाना है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा लंग होता है, लंग से इसको बाहर करवाते हैं। जब बाहर करवाएंगे तो क्या हम 100% ऑक्सीजन वहां पर देते हैं, तो जो भी हमारा नाइट्रोजन रहेगा लंग्स में वह बाहर हो जाएगा, तो हमारे लंग का कैपेसिटी बढ़ जाएगा कि हम बहुत देर तक सर्वाइव कर सकते हैं। इसीलिए प्री ऑक्सीजनेशन करवाते हैं। उस बीच में हम लोग क्या करते हैं, इंडक्शन एजेंट दे करके उसके बाद पेशेंट्स को इंट्यूबेशंस करने का जो हमारे पास टाइम मिलता है वो बढ़ जाता है। तो ये इसका बेनिफिट्स होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और आपको अगर इतना हम बता दिए तो एक और आपको याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो वह भी आपको जानना बहुत जरूरी है। आप बोलिएगा कि सर आप इतना डिटेल में चले जाते हैं, देखिए हम डिटेल में नहीं जाते, आपको हम समझाने का हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको इस तरह का अगर क्वेश्चन दोबारा पूछ ले, नेक्स्ट तैयारी में जो आप जा रहे हैं इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे तो आपसे ये छूटना नहीं चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसीलिए हम इतना ज्यादा आपको फोकस करते हैं। देखिए प्री ऑक्सीजनेशन का जो मेथड होता है, मेथड के बारे में आप लोग याद कर लीजिए, मेथड्स पूछ सकता है, इसीलिए इसको हम फोकस करते थे। मेथड इसका कितना होता है, तो 2 मेथड्स होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। 2 मेथड्स होता है, एक स्टैंडर्ड्स मेथड होता है, जो अभी हम बताए ना कि इसको स्टैंडर्ड्स मेथड्स बोलते हैं। इसको कौन सा मेथड्स बोलते हैं, तो स्टैंडर्ड्स मेथड्स होता है। एक होता है अभी हम जो बताए कि इसमें क्या करते हैं, तो इसमें आप बोलिएगा कि इसमें 100% क्या करते हैं, तो हम लोग 100% ऑक्सीजन O2 देते हैं। कितना देर के लिए देते हैं, तो 3 से 5 मिनट्स हम लोग देते हैं। तो ये इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड मेथड्स होता है। लेकिन रैपिड एक मेथड्स होता है जो इमरजेंसी में यूज करते हैं, वह भी आपको याद रखना है, ये पूछ सकता है। ये सब लगभग को पता होगा, स्टैंडर्ड मेथड्स लगभग को पता होगा, लेकिन इसमें हम लोग रैपिड को जब बात करेगा, रैपिड मेथड का बात करेगा, तो देखिए इसमें आदमी फंस सकता है, इमरजेंसी कंडीशन जब पेशेंट्स का रहता है तभी आपको इंट्यूबेशंस का जरूरत पड़ सकता है ना, उस टाइम में इस मेथड का हम लोग यूज करते हैं। तो उसमें भी हम लोग 100% क्या करते हैं, 100% O2 देते हैं। लेकिन इसमें एक और हम लोग काम करते हैं कि एयर डीप ब्रीथ करवाते हैं 60 सेकेंड्स के लिए। यानी कि इसमें क्या करते हैं, जो ब्रीथ जो होता है ना, वह हम लोग करवाते हैं कि 8 ब्रीथ पर मिनट करवाते हैं। यानी कि उसको जो इनहेल करवाते हैं ना, वह 8 डीप करवाते हैं, यानी कि डीप इसमें ब्रीथ करवाते हैं, डीप ब्रीथ करवाते हैं। अगर आप बुक्स को, स्टैंडर्ड्स कोई बुक्स को अगर देखते हैं तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, पर मिनट इतना करवाते हैं, तब जाकर के हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन स्टोर हो पाता है हमारा लंग के पास। जो हमारा वहाँ भी ये काम करता है कि जो हमारा नाइट्रोजन वहाँ पर है, नाइट्रोजन को क्या करता है, बाहर निकाल देता है, एलिमिनेट्स कर देता है, यानी हमारा लंग से बाहर निकाल देता है। तो वहाँ पर क्या हो पाता है, तो हमारा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो हम लोग सर्वाइव थोड़ा देर तक कर सकते हैं। उस टाइम में हम लोग इंट्यूबेशन कर लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया। इसका पर्पज अगर आपसे पूछ लेगा तो बोलिएगा रिप्लेस करता है नाइट्रोजन इन द लंग्स विथ
O2 से क्या कर लेता है, तो रिप्लेस कर देता है। अगर और फिर आगे पूछेगा तो आप ये भी कह सकते हैं इंक्रीज हो जाता है O2, क्या करता है, रिजर्व कर लेता है इन द लंग, एंड प्रोलोंग्स हो जाता है, क्या सेफ हो जाता है एपनिया टाइम, यानी हमारा जो एपनिया टाइम होता है वह सेफ रहता है ड्यूरिंग इंट्यूबेशन। एपनिया शब्द आपको क्लियर हो गया। एपनिया क्या होता है, तो बोलिएगा एपनिया, देखिए अब तक नहीं अगर क्लियर हुआ तो एपनिया क्या होता है, टेम्परेरी जो हम लोग ब्रीदिंग को स्टॉप कर देते हैं वही होता है एपनिया। तो जब हम प्री ऑक्सीजनेशन करवाते हैं, इंट्यूबेशन करवाते हैं, उस टाइम में क्या पेशेंट्स अपना स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ले पाता है, तो बोलिएगा नहीं सर। उसके बाद हम इंट्यूबेशन करके तब मैकेनिकल वेंटिलेशन पर पेशेंट्स को देते हैं, उसके बाद वेंट उसको संभालने लगता है, उसका जो ब्रीदिंग करवाने काम करता है वो वेंट करवाने लगता है। तो अपनी अब क्लियर आ गया ना कि बीच में जितना देर तो टेम्परेरी स्टॉप, याद रखिएगा क्या, ब्रीदिंग। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसको हमेशा हमारा वीडियो लॉन्ग जाता है तो आपको समझने के लिए लॉन्ग देना पड़ेगा, पेशेंस आपको रख करके समझना होता है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे 62 पर बात करते हैं। इन अ पेशेंट्स विथ प्री एक्लेम्पसिया विच ड्रग्स इज यूज टू कंट्रोल यूटेरिन्स ब्लीडिंग्स ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन, यानी कि LSCS जो बोला उसके दौरान यूटेरस में क्या हो सकता है, तो ब्लीडिंग जब होगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम कौन सा ड्रग का यूज करेंगे, नीड हो सकता है हमको। एंड उसके बाद यहाँ पर और एक चीज पहले पूछ लिया, इन अ पेशेंट्स विथ प्री एक्लेम्पसिया, यहाँ पर एक्लेम्पसिया के बारे में पूछ लिया। एक्लेम्पसिया के बारे में आप लोग को पता है कि ये क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर हमको पता है। जिसको पता नहीं है वह जान लीजिए, अगर जिसको पता है वह स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, उसमें क्या है, आप आगे बढ़िए। तो अगर आपसे पूछेगा प्री जो है एक्लेप्सिया मतलब क्या होता है, तो आप बोलिए एक सीरियस क्या है कंडीशंस इसमें होता है, ब्लड जो प्रेशर होता है ना, ब्लड प्रेशर डिसऑर्डर हो जाता है। उसमें भी कब, जब प्रेगनेंसी का जो 20 वीक्स हो जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। जो क्या होता है प्रेगनेंसी जो उसका होता है, प्रेगनेंसी का 20 वीक आपको याद रखना है, 20 वीक्स जो होता है उसके बाद ये क्या होता है, इस तरह का सिम्टम्स बॉडी में दिखाई देता है। उसमें क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, यानी कि हाई बीपी, यहाँ पर ब्लड प्रेशर हो जाता है, कितना से बढ़ जाता है, तो 140 अपॉन्स 140/90 mmHg यहाँ पर हो जाता है बीपी, इतना बीपी शो करने लगता है। उसी को हम लोग बोलते हैं प्री एक्लेम्पसिया बोलते हैं। उसमें ये कब देखने को मिलता है, तो प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम देता है, जब 20 वीक्स का हो जाता है ना प्रेगनेंसी, उसके बाद ये देखने को मिलता था। इसका सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है, तो सिम्टम्स का अगर बात करेगा तो आप बोलिएगा एक इसका हाई बीपी हो सकता है। अगर दूसरा आपसे कभी पूछ ले तो इसमें हो सकता है रैपिड स्वेलिंग, इसका कुछ रैपिड स्वेलिंग्स देखने को मिल सकता है, ये होता है। चलिए ये हम यहाँ पर रखें, ये आप समझ लीजिए कि यहाँ प्री एक्लेम्पसिया में क्या हो सकता है, आर्टियल जो हाइपरटेंशन, यहाँ पर आप समझ में आ गया। स्वेलिंग इसमें देखने को मिल सकता है, प्रोटीन इन यूरिन भी इसमें देखने को मिलता है। इसमें कई जांच होता है, तो सिर्फ हम ये समझाने के लिए आपको कि प्री एक्लेम्पसिया क्या होता है वो आपको क्लियर अब हो गया। अब यहाँ से आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, एकदम इजीली आप इसको अब सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा ये चीज़ को आपको याद रखना है कभी भी कि क्वेश्चंस को आपको समझना है, क्वेश्चंस को क्या करना है, समझने का काम करना है। जब तक तो क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो क्या हो सकता है, तो आपसे क्वेश्चंस गलत हो सकता है, उसका आंसर आप जानते हुए भी गलत आपसे हो सकता है। 1 नंबर में ऑक्सीटॉक्सिन यहाँ पर लिखा हुआ है, मेथेरोजिन यहाँ पर लिखा हुआ है, वेसोप्रेसन यहाँ पर है, कार्बोप्रोस्ट यहाँ पर है। तो इन चारों में से क्या इसका सटीक आंसर हो सकता है वो आपको इसमें बतलाना है कि इसका क्या हो सकता है। तो देखिए एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि इसमें अगर जितना अब तक आप ड्रग्स देखे हैं, अगर आप ओटी में काम किए होंगे तो आपको एक कॉमन आपको इसमें ऑक्सीटॉक्सिन आपको दिख गया होगा। तो ऑक्सीटॉक्सिन को जब भी बात करेगा तो आप इसमें बोलिएगा फर्स्ट लाइन ड्रग ये क्या है, फर्स्ट लाइन ड्रग है। ये हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीटॉक्सिन, देखिए ऑक्सीटॉक्सिन जब भी बोलेगा तो हम फर्स्ट लाइन ड्रग तो यहाँ पर बोल दिए, फर्स्ट लाइन यहाँ पर ड्रग्स तो यहाँ पर हम बोल देंगे क्या होता है, फर्स्ट लाइन ड्रग होता है। लेकिन किसके लिए फर्स्ट लाइन ड्रग होता है, जब हम लोग क्या करते हैं प्रेगनेंसी इसका हो जाता है, तो जब प्रेगनेंसी होता है तो वहाँ पर ब्लीडिंग जो होता है, ब्लीडिंग को कंट्रोल ये
बहुत अच्छे से कर लेता है। इससे क्या होता है कि बीपी नहीं ये बढ़ता है, यानी इसका जो बीपी है, देखिए ऑलरेडी यहाँ पर पेशेंट मेरा क्या है, प्री एक्लेम्पसिया में है, तो हम ऐसा कोई ड्रग्स नहीं दे सकते हैं जो क्या कर सकेगा, बीपी को बढ़ा दे। तो ऐसा ड्रग्स को हम नहीं देंगे। ऑक्सीटोसिन जाएगा, वो क्या करेगा, ब्लीडिंग को कंट्रोल करेगा, लेकिन बीपी पे कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जो बीपी है, बीपी पर जो बीपी पेशेंट का बीपी पर कोई असर ये नहीं देगा। इसीलिए हम ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स का इसका चूज करते हैं, ऑक्सीटोसिन का यूज करते हैं। ये आपको पता है ऑक्सीटोसिन क्या है, एक हार्मोन है, हमारा नेचुरली बॉडी में रहता है, लेकिन ये हम जब इंजेक्शन का फॉर्म में जाते हैं जब इंजेक्शन का फॉर्म में जाते हैं तो बोलिएगा ये क्या होता है, तो सिंथेटिक ये ड्रग्स होता है। हम सिंथेटिक तरह से हार्मोन्स बॉडी में डालते हैं। और ये अगर नेचुरली अगर बात करेगा कि ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज होता है, आप तुरंत बोलिएगा, आपको पता होना चाहिए ये जो हार्मोन्स है, अगर नेचुरली अगर ये हार्मोन्स का अगर बात करेगा कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो आप बोलिएगा पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स मेरा है वहाँ से ये क्या होता है, तो ये पिट्यूटरी जो हमारा ग्लैंड्स है वहाँ से ये रिलीज होता है, ये ड्रग्स रिलीज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये भी याद रखिए कब ये होता है, तो जब प्रेगनेंसी के दौरान ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये रिलीज होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये हेल्प क्या करता है, जब हम ये देते हैं इंजेक्शन देते हैं पेशेंट्स को, कब, जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि जब हम LSCS यहाँ पर लिखा हुआ है सीजेरियन सेक्शन जब होगा उस टाइम में जब इसका हम लोग यूज करते हैं, तो ये क्या करता है, यानी कि लेबर जो कॉन्ट्रैक्शन लाता है, जब हमारा यूटेरस क्या होता है, तो वहाँ पर डायलेट रहता है, जब चाइल्ड उसमें रहता है, चाइल्ड बाहर निकल गया, अब उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाने का काम करना होता है ना, तो ये इंजेक्शन जब देते हैं तो ये क्या करता है, तो कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करता है। ये आपको याद रखना है, ये भी आपसे कभी भी पूछ सकता है। कंट्रोलिंग क्या करता है, तो पोस्ट ऑपरेटिव जो ब्लीडिंग होता है वह यहाँ पर क्या कर सकता है, कंट्रोल करता है, यानी कि वेजिनल से जो ब्लीडिंग होता है उसको ये कंट्रोल करता है। ब्लीडिंग लिख लीजिए यहाँ पर, ब्लीडिंग कंट्रोल करता है। एंड ब्रेस्ट फीडिंग में भी ये हेल्प करता है, ये भी आपको याद रखना है कि ब्रेस्ट का जो फीडिंग होता है, ब्रेस्ट फीडिंग जब होता है तो उसमें भी ये क्या करता है, तो हेल्प करता है। आई होप ये आपको अब समझ में आ गया कि इसका सही आंसर ऑक्सीटोसिन ही आपको इसका सही आंसर रखना है, ये आपको हमेशा याद रखना। आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए आगे हम लोग 63 में बात करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग गैस सपोर्ट्स कंब्यूसेशन, यानी कंब्यूशन मतलब क्या होता है, तो बोलिएगा कि कंब्यूशन मतलब क्या होता है। तो यह क्या करता है, जब आग लगता है, कहीं भी आग लगता है तो उसको जलने में ये क्या करता है, सहायक होता है, हेल्प करता है, यानी ये क्या करता है, सहायक होता है। अगर हम कोई भी चीज़ जलते, मान के चलो ये लकड़ी है, यहाँ पे लकड़ी है, यहाँ पर हम आग लगाए, इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ, आग लगाए, जलने के लिए यहाँ से ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है, O2 का ज़रूरत पड़ता है, और भी कुछ जलने के लिए O2 की ज़रूरत पड़ता है। यहीं पर बोल रहा है कि कौन सा गैस सपोर्ट करता है जलने में, ले तो यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड भी है। नाइट्रस ऑक्साइड अगर ऑप्शन में है तो नाइट्रस ऑक्साइड भी क्या हो सकता है, ये भी हेल्प कर सकता है। ये भी आपको याद रखना है कि नाइट्रस ऑक्साइड भी हेल्प कर सकता है। N2O जो है ये भी हेल्प कर सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये हेल्प नहीं करेगा, ये ऑलरेडी कट गया। ऑक्सीजन तो हेल्प करवे करता है, हीलियम ये भी नहीं करेगा। यानी कि यहाँ पर दो ऑप्शन हमारे पास आ गया। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड का अगर बात करते हैं, करेक्ट इफ इट आस्क फॉर अ सिंगल बेस्ट आंसर का अगर हम लोग बात करते हैं तो एक्सपेक्टेड यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर बेस्ट का अगर बात करेंगे तो O2A को हम यहाँ पर क्या करेंगे, चूज करेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड को चूज नहीं करेंगे। क्या कि हम लोग पहले भी 6, 7, 8, 7th में हम लोग ये पढ़ रखे हैं कि किस तरह से हेल्प करता है जलने के लिए। जब मान के चलिए एक यहाँ पर कैंडल है, यहाँ पर इस तरह से कैंडल, यहाँ पे कैंडल क्या कर रहा है, जल रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, ये इसमें आग लगा हुआ है कैंडल। इसको हम लोग क्या करेंगे, जब आग लगा हुआ है तो यहाँ से ग्लास के एक्सपेरिमेंट किए थे 7th क्लास में, आप लोग को याद होगा। ग्लास से इसको जब हम लोग ढक देंगे, इसको कवर कर देंगे, तो ये कैंडल जो हमारा है, कैंडल में जो यहाँ आग लगा हुआ है इसके अंदर में जितना O2 है, जब O2 यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा तो ये क्या करता था, तो ये बंद हो जाता था, ये बुझा जाता था। यहाँ पर जो O2 था ये खत्म हो जाता, तो जो ये हमारा फ्लेम जो है, फ्लेम जो रहता था, ये फ्लेम क्या होता था, बुझ जाता था। तो इसमें हेल्प कौन करता था, तो O2। ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये आप सबको पता होगा। तो इसका बेस्ट आंसर हम ऑक्सीजन ही मानेंगे। नाइट्रस ऑक्साइड भी हो सकता था, अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो हम नाइट्रस ऑक्साइड को चूज
कर लेते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 64 में अगर जाते हैं तो 64 में आपको देखने को मिलेगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए इफेक्ट्स ऑफ प्रोपोफॉल, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि प्रोपोफॉल का इफेक्ट इसमें से नहीं कोई भी है। अगर इसमें से जो बोल रहा है कि प्रोपोफॉल हम लोग यूज करते हैं, प्रोपोफॉल तो आप लोग को पता है। तो प्रोपोफॉल का जब बात करेगा तो ये आप बोलिएगा ये क्या है, तो इंडक्शन एजेंट है, ये तो सबको पता है। लेकिन इसका जो बोल रहा है कि इसमें से इफेक्ट्स नहीं है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन में तो हाइपोटेंशन का जब तक बात कीजिएगा तो हाइपोटेंशन में पेशेंट जाता है, ये तो आप बोलिएगा सही है। हाइपोटेंशन में क्या होता है, हमारा प्रोपोफॉल जब देते हैं तो प्रोपोफॉल क्या करता है, तो हाइपोटेंशन में जाता है बीपी को, ये क्या करता है, तो सॉरी बीपी को क्या करता है, तो ये बीपी को फॉल करने का काम करता है। ये चलिए ये आपको क्लियर है। उसके बाद यूज्ड एज इंडक्शन एजेंट, यानी इंडक्शन एजेंट तो ये हाई है, ये भी क्या होगा, होबे करेगा। एक्ट हैज एन आइनोट्रोप्स, आइनोट्रोप्स का जब बात कीजिएगा तो ये इसमें नहीं ये देखने को मिलता है। सीडेशन, सीडेशन तो इसमें करवे करता है। तो अगर इसमें अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग में आप अगर जाते हैं तो इसमें आप लगा देते हैं कि हाँ इसमें सही, इसमें क्या होने वाला है, इसका आंसर इसका सी होगा। क्या कि ए बी और डी क्या करता है, प्रोपोफॉल ये इफेक्ट्स लाता है, सिर्फ सी नहीं लाता है। अगर आप आइनोट्रोप्स के बारे में नहीं भी जानते होंगे, इसके कॉन्सेप्ट को अगर नहीं भी जानते होंगे तो आप इसका आंसर आप आराम से इसका ले सकते थे कि सी इसका आंसर होगा। तो आप क्यों नहीं जानिएगा, तो आइनोट्रोप्स के बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी होता है। आइनोट्रोप्स बहुत अच्छा इसका कॉन्सेप्ट होता है, आइनोट्रोप्स को आपको जानना है कि आइनोट्रोप्स क्या होता है। तो बोलिएगा आइनोट्रोप्स जो होता है ना, हमारा जो हार्ट होता है, अगर आप हार्ट का बात कीजिएगा ना सर, तो ये हार्ट मेरा इतना अच्छा से नहीं बना, देख लीजिएगा आप। तो हार्ट जो है, हार्ट को जो कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी हम लोग जो पढ़े थे हार्ट वाले चैप्टर में, बहुत अच्छे से इसको हम लोग सॉल्व कर रखे थे। आप लोग भी, हम उम्मीद है कि पढ़े होंगे जरूर। जब कॉन्ट्रैक्शन हार्ट होता है उस टाइम में आइनोट्रोप्स होता है। आइनोट्रोप्स कॉन्ट्रैक्टिलिटी के बारे में जान रहे होंगे तो आप लोग बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। आइनोट्रोप्स में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है। तो इस तरह से इसमें काम करता है। एक आइनोट्रोप्स के बारे में पढ़े होंगे, एक क्रोनोट्रोप्स के पढ़े होंगे जब हार्ट बीट होता है। एक क्रोनोट्रोप्स आप लोग पढ़े होंगे ना, क्रोनोट्रोप्स के बारे में आप लोग ट्रोपिक्स बोलिए, ट्रोप्स या ट्रोपिक्स बोलिए, आइनोट्रोपिक भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, आइनोट्रोपिक्स भी इसको बोल सकते हैं, यानी कि आइनोट्रोपिक्स इसको बोल सकते हैं। तो उस टाइम में होता है ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो होता है उसमें काम करता है आइनोट्रोप्स, और यहाँ पर क्रोनोट्रोप्स जो होता है हार्ट बीट जो आता है उसमें होता है। तो इसमें इसका यूज होता है। आई होप ये आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि ये कब यूज होता है। तो बोलिए प्रोपोफॉल हम लोग क्या हाँ यूज करते हैं, तो इंडक्शन में करते हैं, मेंटेनेंस करने के लिए यूज करते हैं। जीए में रिडक्शन हो जाता है, ब्लड का प्रेशर इसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है, हाइपोटेंशन में चल जाता है। तो बोलिएगा कब, तो ड्यू टू वैसोडाइलेशन, वैसोडाइलेशन और वैसो कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्सेप्ट आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि किस तरह से होता है। बोलिएगा डिक्रीज हो जाता है, कार्डियक जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होता है यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। जब डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इसमें बीपी भी फॉल करेगा। तो आई होप ये अब तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें से आंसर इसका सी क्यों हुआ, ये क्लियर हो गया। तो चलिए आगे हम लोग बात करेंगे 65 में, विच ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड्स इज नॉट यूज इन अ पेशेंट्स विथ सेरिब्रल इडिमा ड्यू टू सेवरल हेड इंजरी। यानी यहाँ पर क्या होगा, पेशेंट्स का हेड इंजरी है सीवियर, वो उसमें भी इसमें क्या सीवियर हेड इंजरी है, लेकिन यहाँ पर सेरिब्रल यानी कि ब्रेन में क्या हो गया है, यहाँ पर हाँ ब्रेन में इडीमा यहाँ पर हो गया है, यानी कि इसमें क्या हो गया है, तो इडीमा हो गया। इडीमा आप लोग को पता है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड्स, जब फ्लूइड्स क्या होता है जमा होने लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इडीमा बोलते हैं। तो कहाँ पर हुआ है, तो सेरिब्रल में हुआ है। तो कहाँ पर होगा, तो ब्रेन में ये एक्यूमुलेशन हुआ है, ये क्लियर है। हेड इंजरी यहाँ भी लिख दिया, तो इसे भी आप पकड़ लीजिएगा कि इसमें क्या हुआ, ब्रेन में इसको चोट लगा, कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ होगा, उसमें चोट लग करके हेड इंजरी हुआ है। तो इसमें क्या कौन सा फ्लूइड्स का आप यूज कीजिएगा, तो उसके बारे में आप सोचिए कि क्या इसका होने वाला है। उसके बाद हम इसका आंसर आपको बताएंगे और इसको थोड़ा सा सॉल्व करके भी आपको बतलाने वाले हैं। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको अगर समझ में आ रहा होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा।
अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप पीडीएफ भी कलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसका जब 5 पार्ट्स अपलोड हो जाएगा उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आई होप अब तक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका क्या आंसर होने वाला है, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। क्या होगा, नॉर्मल सलाइन होगा, बैलेंस सॉल्ट सॉल्यूशन हम लोग यूज करेंगे, डेक्सट्रोज का यूज करेंगे, या प्लाज्मा लाइट्स जो होता है, जो हमारा बॉडी का प्लाज्मा होता है उसी के बराबर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। टोनिसिटी नहीं पढ़े थे जी, टोनिसिटी में हम लोग नहीं पढ़ाए थे, बहुत अच्छे से आपको डिटेल में बात किए हैं कि फ्लूइड्स के बारे में हम लोग बहुत अच्छा से बात कर रखे हैं। हमारे चैनल पे आपको इसका प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, तो वह भी आपको जानना है। अगर आपका एग्जाम अभी क्या हुआ है, करीब आ गया, तो अभी इसमें आप फोकस कीजिए। उसके बाद हमारे चैनल पर जाकर के फ्लूइड्स वाले से जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के आपको पूरा एकदम तैयारी कर लेना, क्योंकि आपको दिसंबर 2026 का भी तैयारी करना है। 2026 के लिए फिर इसका तैयारी आपको स्टार्ट कर देना। एग्जाम फिलहाल आप लोग इसको दीजिए, एग्जाम को कंडक्ट कर लीजिए, उसके बाद आपको इसको फ्लूइड्स वगैरह को अच्छे से क्लियर कर लेना। सारा वीडियो मेरा चैनल पे आप पड़ा हुआ है, आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर अगर नॉर्मल सलाइन का बात कीजिएगा तो क्या ये होने वाला है, तो बोलिएगा कि ये यहाँ पर अगर नॉर्मल सलाइन का अगर बात करते हैं, यानी बैलेंस सॉल्ट का बात करते हैं, प्लाज्मा लाइट्स का बात करते हैं, ये तीनों क्या हो सकता है, तो ये तीनों बोलिएगा कि टोनिसिटी हम लोग पढ़े थे, यानी कि टोनिसिटी के बारे में पढ़े थे कि हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक्स, हाइपरटोनिक्स के बारे में पढ़े थे। तो ये टोनिसिटी पर ही ये क्या है, बेस्ड है, टोनिसिटी के अकॉर्डिंग से ही हम लोग इसका यूज करते हैं। तो कभी भी क्या होता है, तो टोनिसिटी पर ही हम लोग इसको करते हैं। देखिए हाइपोटोनिक अगर फ्लूइड्स का बात करेगा तो इसमें हमको अवॉइड्स करना है। हाइपोटोनिक्स जब भी बोलेगा उस टाइम में हमको अवॉइड्स करना। ब्रेन इंजरी यानी ब्रेन में जब स्वेलिंग होगा, तो जब भी स्वेलिंग्स ब्रेन में जब स्वेलिंग्स होगा तो हाइपोटोनिक का रहेगा, तो उसको क्या करना, अवॉइड्स कर देना है, उसका यूज नहीं करना है। तो देखिए इसमें फिर बोला कि नहीं हम किसका यूज नहीं करेंगे, तो इसमें हम लोग नॉर्मल सलाइन का यूज कर सकते हैं, बैलेंस सॉल्ट का भी इसका यूज कर सकते हैं, प्लाज्मा लाइट्स का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं डेक्सट्रोज, जो देख रहे हैं डेक्सट्रोज को आपको क्या करना है, तो इसको अवॉइड करना है। तो इसको कब हम लोग अवॉइड करेंगे, तो बोलिएगा कि कब, इसको क्यों हम अवॉइड करें। ये भी तो हमारा आइसोटोनिक में आता है। जब आप आइसोटोनिक का बात करते हैं, आइसोटोनिक आप यूज कर सकते हैं, तो आइसोटोनिक का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, तो ये भी तो आइसोटोनिक है। लेकिन देखिए ये आइसोटोनिक है, इनिशियल्स जो अपीयरेंस जो होता है ना इसका, जो हमारा बैग्स में लिखा हुआ था ये, इसमें देखिए ये भी आइसोटोनिक्स है। इसका जो बैग में आपको देखने को डेक्सट्रोज 5% क्या लिखा रहेगा, आइसोटोनिक यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। लेकिन इससे अगर आगे अंदर जाते हैं तब आपको पता चलेगा ये चारों सब आइसोटोनिक है। लेकिन इसमें एक क्या कारण होता है, जब ग्लूकोज इसमें है, क्या आपको पता है कि डेक्सट्रोज में क्या है, तो ग्लूकोज है। जब ये मेटाबॉलिज्म करने लगता है ना, जो ग्लूकोज जो मेरा है मेटाबॉलिज्म जब करने लगता है, बॉलिज्म इसका जब करने लगता है, मेटाबॉलिज्म जब होता है, तो उस टाइम में इसमें क्या होता है, तो जो इसका फ्री होता है जो वाटर, वो करने लगता है क्या, हाइपोटोनिसिटी करने लगता है। यानी इसमें जो फ्री जो वाटर रहता है ना, जब इसका फ्री वाटर रहता है, इसका बारे में आपको अगर कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में जानना है तो आप जा करके देखिएगा। तो जब फ्री वाटर रहता है वो उसमें क्या गुण आ जाता था, हाइपोटोनिक का इसका गुण आ जाता है, टोनिक का इसका क्या होता है, गुण आ जाता है। टोनिसिटी जो हम लोग बताए हाइपोटोनिक में चल जाता है, जैसे से ही हाइपोटोनिक में जाएगा ये एक्यूमुलेट्स फिर इडिमा करने लगेगा, इसीलिए इसका यूज नहीं होगा। तो इसमें देखिए एक मेनिटोल आता है, मेनिटोल का यूज हम लोग कर सकते हैं। उसमें क्या करता है, एक्सक्रीट आउट करने कम करता है, जो हमारा फ्लूइड्स रहता है बॉडी में उसको एक्सक्रीट आउट करने कम करता है, उस टाइम में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या करता है, इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर होता है उसको डिक्रीज हमको हमेशा करना है। लेकिन जब डेक्सट्रोज हम लोग देंगे ना तो ये इंक्रीज कर देगा, इसलिए हम लोग डेक्सट्रोज नहीं देंगे। आई होप ये अब तक समझ में आ गया। इसका सही आंसर आप क्या दीजिएगा, तो सी, इसका डेक्सट्रोज जो होगा यही सही आंसर होगा। और क्यों इसका सही आंसर होगा ये भी आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे 60, यहाँ पर 66 में इन अ पेशेंट्स विथ सेप्सिस, यानी पेशेंट्स क्या है, सेप्सिस है, विच ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड्स इज नॉट एडवाइजेबल, यानी हम लोग एडवाइज नहीं करेंगे कौन सा फ्लूइड्स का एडवाइस इसमें नहीं करना है। तो यहाँ पर सेप्सिस है, सेप्सिस तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि सेप्सिस का मतलब कुछ नहीं, आपको याद रखना है, इन्फेक्शन रखना है। यानी कि क्या हो गया है, तो पेशेंट्स में इन्फेक्शन
है। तो उस टाइम में हम लोग कौन सा फ्लूइड्स यहाँ पर है उसका हम लोग क्या करेंगे, उसको नहीं एडवाइस करेंगे कि आप इस फ्लूइड्स का यूज कीजिए जब सेप्सिस रहेगा। तो अब यहाँ से आपको समझ में आ गया है कि सेप्सिस क्या होता है। तो ये इनिशियल्स क्या होता है, फ्लूइड्स हम लोग रिकमेंड्स करते हैं रिसक्सिटेशंस के लिए। आइसोटोनिक्स क्रिस्टलाइट्स वगैरह जो होता है इसको हम लोग रिकमेंड्स करते हैं कि ये हो। जब आइसोटोनिक्स का बात किया तो यहाँ पर आइसोटोनिक्स का अगर आप बात कीजिएगा तो नॉर्मल सलाइन यहाँ पर आ जाएगा, बैलेंस सॉल्ट आ जाएगा। यहाँ पर जो कोलाइड्स लिखा हुआ है, कोलाइड्स का अगर बात कीजिएगा तो कोलाइड्स किस में चल जाता है, तो बोलिए कोलाइडल जो होता है सिंथेटिक्स कोलाइड्स में ये चले जाता है। तो इस पर आपको नहीं जाना है, ये भी नहीं होगा। इसमें डेक्सट्रोस, इसका भी सही आंसर इसमें क्या होगा, डेक्सट्रोस होगा। इसी का हम लोग यूज़ करते हैं। अवॉइड इसमें करना है, ये आपको रिसक्सिटेशन जब होता है इसको अवॉइड करना। सिंथेटिक्स नोट्स रिकमेंडेड होता है, ये भी आपको याद रखना है कि अगर ये क्वेश्चंस नहीं होता है ना तो सी जो है, सी को भी हम लोग रिकमेंड्स नहीं करते, लेकिन इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, डेक्सट्रोस ही इसमें बेस्ट ऑप्शन होता है। इसको सेप्सिस में जब इन्फेक्शन होगा उस टाइम में इसको अवॉइड आपको करना है, इनिशियल फेज में अवॉइड करना है। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोलाइड्स, सिंथेटिक्स कोलाइड्स में जो है ना, अगर स्पेशल इसमें लिखा हुआ आपको लिखा हुआ रहता है कि स्पेशल एक रहता है हाइड्रो, आप लोग पढ़े होंगे हाइड्रो ऑक्जी थाइल, एक होता है स्टार्च, स्टार्च होता है। ये अगर रहता है ना इसका ऑप्शन में डायरेक्ट ये लिखा हुआ रहता है तो इस पे भी हम लोग जा सकते थे। अगर ये आपको मिलेगा, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी इसको भी अवॉइड करना है। जब फिर सेप्सिस रहेगा, इन्फेक्शन रहेगा तो कोलाइड्स फ्लूइड्स में इसको भी क्या करना है, अवॉइड करना है। यहाँ अब आंसर के अकॉर्डिंग यहाँ सिंथेटिक कोलाइड सिर्फ लिखा है तो बहुत सारा हो जाता है। एल्ब्यूमिन नेचुरल होता है, सिंथेटिक्स में आपको जेलेटिन भी हो सकता है, तो हेमासेल जिसको बोलते हैं वो हो सकता था। तो यहाँ पर और सब चीज़ आ जाता है। सिंथेटिक सिर्फ लिखा है, स्पेशल हाइड्रोक्सीथाइल अगर लिखता तो यहाँ पर दोनों आंसर आ सकता है। देखिए किस तरह से एम्स इसमें क्वेश्चंस को घुमा करके पूछता है, तोड़ मरोड़ के पूछता है कि बच्चा इसमें भी आकर के फंस जाए। तो आपको फंसना नहीं है, आपको सही आंसर को हमेशा चूज करना। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग 67 में अगर बात करते हैं इन कैप्नोग्राफी। देखिए फिर कैप्नोग्राफी का आ गया। कैप्नोग्राफी के बारे में बहुत सारा पूछ रहा है। देखिए जैसे ही एम्स खत्म होगा उसके बाद हम डेडिकेटेड वीडियोज बनाएंगे। जितना हम लोग अभी तक प्रीवियस में देखेंगे, बहुत ज़्यादा वेटेज जिस टॉपिक्स से ले रहा है क्वेश्चंस, उन सब टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, ये आपको याद रखना है। और हमारे चैनल पर बने हुए रहना है। आपको दिसंबर के लिए भी हम तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर बोला कैप्नोग्राफी द क्यूरियस क्लेप्स आइडेंटिफाई विच ऑफ द फ्लोइंग्स, यानी कि आपको ये बतलाए थे प्रीवियस, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो बहुत अच्छे से क्यूरियस क्लेप्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरह से काम करता है। चलिए सबसे पहले आपको कैप्नोग्राफी का जो ग्राफ बनता है ना, ग्राफ को जानिए, उसके बाद आपको ये सब समझ में आ जाएगा। इसका आंसर आप तुरंत इसमें कर लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, कि रीब्रीदिंग होगा, कि इनएडिक्वेट से मसल रिलैक्सेशन होगा, सर्किट डिस्कनेक्शन होगा, लॉन्गेस्ट एक्सप्रेशन होगा, इनमें से कौन सा होगा, तब जाकर क्यूरियस क्लेप्स को आइडेंटिफाइज करते हैं हम लोग कैप्नोग्राफी में। ये क्वेश्चन अब तक आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो अब समझ में आपको आ जाएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। अगर हम लोग ग्राफ का बात करते हैं तो इस तरह से ग्राफ बनता है कैप्नोग्राफी का। कैप्नोग्राफी में अगर इधर हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या होता है, तो CO2 रहता है किसमें, तो mmHg में रहता है। तो इसमें कितना रहता है, तो यहाँ पर 20 लिख दीजिए, यहाँ पर 40 लिख दीजिए, यहाँ पर क्या लिखिएगा, तो यहाँ पर 60 लिखिएगा। और नीचे में क्या होता है, टाइम होता है। कभी भी ग्राफ अगर आगे की तरफ बढ़ता है तो ये टाइम के साथ ही ना ऐसे आगे की तरफ बढ़ेगा, यहाँ से ऐसे आएगा, फिर यहाँ से ऐसे बढ़ेगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ से क्या होगा, आगे इस तरह से फिर बढ़ेगा, फिर इस तरह से बढ़ेगा, तो इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो इसको टाइम के साथ ना ये बढ़ता है, तो ये इस तरह से बढ़ता है। तो चलिए ये तो ग्राफ आपको समझ में आ गया। अगर इसका हम लोग फेस का बात करते हैं तो कितना फेस इसमें बनता है, तो बोलिएगा एक फेस यहाँ पर बनता है, इनिशियल फेस इसको हम लोग बोलते हैं। यानी कि क्या करता है, कंटेंस डेड स्पेस जो गैसेस रहता है उस टाइम में ऑलमोस्ट नो CO2 रहता है। जब CO2 नहीं रहेगा तो इसमें फ्लैट लाइन बनेगा। जैसे ये ऊपर उठेगा तो यहाँ पर क्या होता है, तो डबल यहाँ पर सेकेंड्स हम लोग क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। सेकेंड फेस में ट्रांजिशन फेस भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। यानी क्या हो सकता है, यहाँ पर अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे
लंग्स से क्या हुआ, बाहर की तरफ आने लगा है, उस टाइम में होता है। और यहाँ पर जो एल्व्यूलर फेस यहाँ पर होता है, इसको थर्ड फेस बोलते हैं। ये याद रखिए, एल्व्यूलर जो फेस होता है ना, जब हमारे पास अब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा निकलने लगा है, तब ने यहाँ पर ये कैप्नोग्राफी यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। और यहाँ पर थर्ड फेस में यहाँ पर बनेगा, जो थर्ड फेस बनता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्व्यूलर प्लेटस भी इसको बोल सकते हैं, या हम लोग एल्व्यूलर फेस भी इसको बोलते हैं। और ये फेस आपको चौथा फेस यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, तो इसमें डाउन स्लोप एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन, यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ से इंस्पिरेशन होने लगा, यानी कि अब जा करके फिर से हम क्या कर रहे हैं, इनहेल करने लगा, पेशेंट इनहेल कर रहा है। ये फेस आपको समझ में आ गया। जब इस तरह से होता है ना, तो यहाँ पर जब पेशेंट अफोर्ड लगाता है, तो इस तरह का जो सीन बनता है, इस तरह का नोच बनता है। ये नोच के बारे में आप लोग जान रहे होंगे। इस तरह एक क्या होता है, तो नोच बनता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं क्यूरेस क्लेप्स बोलते हैं। ये नोच बनाता है इस तरह की। ये नोच कब बनाता है, जब क्यूरेर नोच कब जब बात करेगा, बोलिए स्मॉल नोच जब हमको सीन होने लगेगा, तो इसका मतलब क्या है, एल्व्यूलर से जब प्लेटस थर्ड में कैप्नोग्राफी में इस तरह से दिखेगा, तो इसका ये सारा तुरंत आपको दिमाग में आना चाहिए कि पेशेंट क्या कर रहा है, स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग कर रहा है। यहाँ पर क्या करेगा, तो स्पॉन्टेनियस जो रिस्पॉन्स कर रहा है, यहाँ पर पेशेंट रेस्पिरेशन एफर्ट्स लगा रहा है। ये आपको हमेशा याद रखना है, पेशेंट क्या कर रहा है, एफर्ट लगा रहा है। कब ये एफर्ट लगाएगा, जब पेशेंट्स का मसल पहले रिलैक्स था, अब मसल्स में क्या आ गया, कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन, उसमें मूवमेंट आ गया है। जब पेशेंट में मूवमेंट आएगा, तो हमारा डायफ्राम जो होगा, डायफ्राम क्या होगा, अब वहाँ से अपना एफर्ट लगाएगा। जब एफर्ट लगाएगा, पेशेंट्स क्या करेगा, अपना स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग करेगा। जब भी स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग करेगा, तो इसका जो ग्राफ में इस तरह से जो बनेगा, इसी क्यूरेस क्लेप्स बोलते हैं। जब पेशेंट्स एफर्ट लगाता है, कब लगाएगा पेशेंट्स यहाँ पर, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा कि इन एडिक्वेट्स मसल रिलैक्सेंस, यानी हम पहले मसल रिलैक्सेंस दिए थे, तो उसका इफेक्ट था, तो इस तरह ग्राफ नहीं बन रहा था। जैसे ये मसल्स में इफेक्ट्स आया, डायफ्राम अपना काम स्टार्ट किया, तो नोच यहाँ पर बनना स्टार्ट हो गया, क्यूरेस क्लेप्स आ गया। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रीब्रीदिंग्स का बात कीजिएगा, तो इसमें रीब्रीदिंग से कोई इसमें कॉन्टेक्ट नहीं। सर्किट अगर डिस्कनेक्शन का बात कर रहा है, जब सर्किट डिस्कनेक्शन बोलेगा, तो फ्लैट लाइन यहाँ पर इसका जो ग्राफ बन रहा है, ये फ्लैट लाइन बिल्कुल बन जाएगा। लॉन्गर एक्सप्रेशन ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो इसका जब कैप्नोग्राफी का हम लोग क्लास लेंगे ना, तो उसमें आपको सारा को एकदम डिटेल कर करके आपको बतलाने वाले हैं। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं, आगे अगर हम लोग देखते हैं, तो इसमें क्या 68 में विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रग्स इज नॉट गिवन इन रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन, यानी रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन यहाँ पर पूछा है। रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि यहाँ पर कौन सा जो हमारा ड्रग्स है उसका यूज नहीं करते हैं। सक्सेनाइल कोलिन होगा, या रोक्यूरेनियम होगा, सुगेमाडेक्स होगा, मेथिलीन ब्लू होगा। मिथिलीन ब्लू का एनेस्थेसिया में क्या यूज होता है, तो मेथिलीन ब्लू का इसमें क्या यूज होता है। तो इसमें से आप अगर इसका आंसर ढूंढना चलते हैं, तो आप इसका बारे में आप अपने माइंड में सोचिए। तब तक हम लोग रैपिड सीक्वेंस जो जिसको पता नहीं उसको थोड़ा सा बता देते हैं कि जो रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन हम लोग करते हैं, तो इसको हम लोग प्रीफर्ड्स कब करते हैं, तो रैपिडली सिक्योर करने के लिए एयरवे क्या करते हैं, रैपिडली सिक्योर करते हैं। मिनिमाइज क्या हो जाता है, यहाँ पर रिस्क जो होता है ना, इसका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। जो एस्पिरेशन होता है, एस्पिरेशन का जो रिस्क होता है, जो हमारा स्टोमक का जो कंटेंट्स क्या हो सकता है, तो लंग के पास आ सकता है। एस्पिरेशंस को रिड्यूस करने के लिए ये करते हैं। रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशंस के बारे में भी जान रहे होंगे बहुत अच्छे से। सक्सेनाइल अगर कोलिन का बात करेंगे, तो सक्सेनाइल कोलिन का हम लोग यूज कर सकते हैं। बोलिएगा मसल रिलैक्सेंट है, इसका भी यूज हो सकता है। रोक्यूरेनियम ये भी क्या मसल रिलैक्सेंट है, इसका भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर सुगामाडेक्स का बात कीजिएगा, तो बोलिएगा जो सुगामाडेक्स है ये मसल रिलैक्सेंस को रिवर्स करने रिवर्सेबल है, रिवर्स करने का काम करता है। मिथिलीन ब्लू का जब बात कीजिएगा, मिथिलीन ब्लू देखिए, मिथिलीन ब्लू का बहुत सारा काम होता है, लेकिन एक मेनली इसका काम क्या होता है, आप लोग देखे होंगे कि जब ओटी होता है, तो जब साइनस ट्रैक बन जाता है, जब साइनस ट्रैक बनता है, तो उस ट्रैक को हम लोग पता करने के मिथिलीन ब्लू का यूज करते हैं सर्जरी के टाइम में, वह भी आप लोग देखे होंगे। तो यही मिथिलीन ब्लू भी इसमें क्या कर सकते हैं, आप टिक सही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको डायरेक्ट आंसर दिख रहा है इसका।
आप अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग्स भी अगर आप आंसर को चूज करते हैं तो मिथिलीन ब्लू आपको इसमें सही देखने को मिल सकता है। आई होप ये क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसका ये यूज होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे आपको बात करते हैं 69 में अगर बात कीजिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट प्रिपेयर फॉर अ ओबेस पेशेंट्स अंडर गोइंग सर्जरी। यानी कि यहाँ पर बोल रहा है नॉट प्रिपेयर फॉर ओबेस पेशेंट, यानी ओबेस पेशेंट्स के लिए हम लोग कौन सा ऐसा इसमें जो प्रिपेयर नहीं करेंगे, इसमें से कौन सा हम लोग प्रिपेयर नहीं करेंगे, ये पूछ रहा ओबेस पेशेंट्स में अंडर गोइंग सर्जरी, यानी सर्जरी के दौरान इसमें हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स लाइक मॉर्फिन और पेनकुरियम जो होता है ये इसका यूज करेंगे या नहीं करेंगे, ये बोल रहा है। रेम्स पोजीशन, रेम्स पोजीशन देखिए ओबेस पेशेंट में एक चीज़ तो आपको याद रखना है कि किसका बोल रहा है कि यू नॉट प्रिपेयर फॉर ओबेस पेशेंट, इसमें से कौन हम लोग प्रिपेयर नहीं करेंगे वो चीज़ पूछ रहा है। तो प्रिपेयर इसमें हम लोग पहले देख लेते हैं कि हम लोग ओबेस पेशेंट्स के लिए प्रिपेयर क्या करते हैं। रेम्स पोजीशन, रेम्स पोजीशन के बारे में आप लोग जान रहे होंगे। डिफ़िकल्ट एयरवे कार्ड्स, डिफ़िकल्ट एयरवे कार्ड तो भाई सब में हम लोग को ज़रूरत पड़ सकता है। चेक सर्जिकल टेबल वेट लिमिट, जबकि ओबेस पेशेंट्स है तो ये भी हम लोग करते हैं कि क्या हो सकता है हमारा जो टेबल है ओटी टेबल है उसका वेट लिमिटिंग को भी हम लोग चेक जरूर करेंगे। क्या ओबेस अगर पेशेंट होगा भाई स्वाभाविक सा है कि क्या हो सकता है कुछ भी इसमें हो सकता है, कहीं उसका हाइड्रोलिक प्रेशर नहीं काम करे, ये हो सकता है हमको अगर पोजीशन करना होगा सर्जिकल पोजीशन लेने के लिए पेशेंट्स का दिक्कत हो सकता है, तो ये भी हम लोग करते हैं। रेम्ड पोजीशन, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेम्ड पोजीशन के बारे में आप लोग जानते हैं, अगर जो जानते हैं तो बोलिए यस हम लोग जानते हैं, कमेंट बॉक्स में हमारा बताइए कि जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ओबेसे पेशेंट्स के लिए है, क्या है ये ओबेस पेशेंट्स का ये इंपॉर्टेंट पोजीशन है, ये आपको याद रखना है। ये हम 2-3 बार इस क्वेश्चंस को अब तक हम लोग देख चुके हैं, प्रीवियस को अगर हम लोग देखते हैं तो ये बहुत बार पूछ चुका है, तो ये आपको याद रखना है कि रेम्ड पोजीशंस क्या होता है। लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स लाइक मॉर्फिन और पेनाकुरियम ये इंपॉर्टेंस नहीं है, इसीलिए इसका ये हम लोग सही इसमें मार सकते हैं, ये सही ये सही। इसका सही अगर हम लोग आंसर का बात करेंगे नॉट, तो इसमें से कौन सा होगा, तो बोलिएगा कि इसमें ए क्या होगा, ए को हम लोग इसमें टिक करने वाले हैं। इधर 3 हम लोग क्या करते हैं प्रिपेयर करते हैं, सिर्फ ए को नहीं प्रिपेयर करते हैं। चलिए इसके बारे में आप लोग जान लीजिए कि रेम्ड पोजीशन क्या होता है। देखिए रेम्ड पोजीशन इस तरह से जो होता है, ईयर टू स्टेर्नम नोज जो होता है इसको हम लोग एकदम स्ट्रेट रखते हैं, हेड को क्या करते हैं एलिवेशंस करते थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाते हैं, रैम्पिंग इसी को हम लोग बोलते हैं, ऊपर की तरफ इसको हेड को ले जाते हैं, तो उससे क्या एयरवे बहुत अच्छा से क्लीन हो पाता है, एयरवे पूरा क्लियरली हो पाता है। यहाँ पर देख सकते हैं फेरेंजियल एक्सिस आपको देखने को मिलेरेंजियल एक्सिस, ओरल एक्सिस यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो क्या होता है एयरवे बहुत अच्छा ओपनिंग हो पाता है और हमको एयरवे क्लियर हो पाता है, बहुत अच्छे से ब्रीदिंग हो पाता है, पेशेंट्स को हम लोग एयरवे को सिक्योर कर पाते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया, जिसको ये पढ़ना होगा ये पढ़ सकते हैं। आपको पोजीशनिंग के बारे में बता दिए हैं, ये रेम पोजीशन किस तरह से करते हैं, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए 70 में हम लोग जाते हैं। ड्यूरिंग सब अर्कोनाइट्स ब्लॉक्स विच लिगामेंट्स इज प्रिसाइड, यानी कि इसमें बोल रहा है कि सब अर्कोनाइट्स ड्यूरिंग सब अर्कोनाइट्स ब्लॉक, सब अर्कोनाइट्स ब्लॉक का मतलब क्या है, तो सब अर्कोनाइट्स का अगर बात कीजिएगा तो आप डायरेक्ट आपके दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए कि क्या यहाँ पर बात बोल रहा है, तो अब बोलिएगा कि सब अर्कोनाइट्स स्पाइन की जब भी बात बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे स्पाइन का यहाँ पर बात कर रहा है, स्पाइनल का बात कर रहा है, कौन स्पाइनल, आप यहाँ पर बोलिए एनेस्थेसिया का आप बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं एनेस्थेसिया का आप बात कर रहे हैं, स्पाइनल एनेस्थेसिया के यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं, तो ये होगा। तो इसमें ब्लॉक करा है सब अर्कोनाइट्स विच लिगामेंट्स इज प्रिसाइड, यानी कौन सा लिगामेंट्स को क्या करते हैं हम लोग प्रिस्क्राइब्स करता है। एक्सटेंडस ऑब्लिक मसल्स नहीं होगा, इंटरनल ऑब्लिक मसल नहीं होगा, ड्यूरामेटर, यहाँ ड्यूरामेटर को हम लोग पार करके जाते हैं। लिगामेंटम फ्लेबम, यानी यहाँ पर बात क्या बोल रहा है लिगामेंट का बात कर रहा है, तो यहाँ पर ड्यूरामेटर भी रहता है, हम लोग प्रिस्क्राइब्स करके अंदर की तरफ जाते हैं। लिगामेंटम फ्लेबम के आप लोग को बताए थे ना कि 9 से 10 क्या करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर को पार करके पहुंचते हैं, सब अर्कोनाइट्स स्पेस के पास पहुंच पाते हैं। तो लिगामेंटम फ्लेबम इसका सही यही होगा कि यहाँ पर हमारा क्या लिगामेंट्स के बारे में बात कर रहा है, तो इसलिए ये आंसर डी इसका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको बता दिए कितना हम लोग पंचर करके अंदर की तरफ बात जाते हैं, जब लंबर को जो पंचर करते हैं तो किस तरह से जाते हैं, इसका सुपरफिशियल टू डीप अगर हम लोग देखते हैं तो स्किन होता है,
सब क्यूटेनियस टिश्यू होता है। जब हम लोग स्किन होता है, स्किन के बाद क्या होता है, सब क्यूटेनियस टिश्यू होता है। सेप्रेसस लिगामेंट्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। इंटर स्पेनस लिगामेंट्स देखने को मिलेगा। लिगामेंटम फ्लेमम देखने को मिलेगा। एपिड्यूरल स्पेस देखने को, ड्यूरा मेटर मिलेगा। सब ड्यूरल स्पेस मिलेगा। आर्कोनिक स्पेस यहाँ पर मेटर होता है वो मिलेगा। सब आर्कोनाइट्स स्पेस आपको देखने को मिलेगा। इन सबको हम पार करके जाते हैं। ये क्वेश्चन और एक बार पूछ लिया था कि इसमें से कौन सा सही ऑर्डर में है, यानी सीक्वेंस में पूछा गया था। तो ये आपको अगर याद करना है तो आप याद इसको रख सकते हैं कि 1 नंबर में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है। इसका सीक्वेंस भी पूछा गया है। आई होप ये क्लियर हो गया। चलिए आगे हम लोग 71 में बात करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंसर्टेड विदाउट द यूज ऑफ लेरिंगोस्कोप, यानी कि यहाँ पर विदाउट यूज लेरिंगोस्कोप हम लोग इंसर्ट करते हैं। इसमें से क्या, तो LMA, राइस ट्यूब, ET ट्यूब, बूजी। यहाँ बूजी बोल रहा है तो विदाउट लेरिंगोस्कोप से हम लोग इंसर्ट करते हैं। बिना लेरिंगोस्कोप से क्या इसमें इंसर्ट करते हैं, तो बोलिएगा LMA करते हैं, राइस ट्यूब करते हैं, ET ट्यूब करते हैं, बूजी करते हैं। अगर ये चारों ऑप्शन में आप देखिएगा तो एक कॉमन आपको देखने को मिलेगा, LMA, ET ट्यूब, बूजी। ये तीनों क्या है, तो बोलिएगा कि ये क्या है, तो एयर वे डिवाइस है। ये क्या है, तो एयरवे डिवाइस। एक हमारा अलग क्या हो गया, तो राइस ट्यूब क्या है, तो बोलिएगा नेजो गैस्ट्रिक्स ट्यूब भी इसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि गैस्ट्रो का जो कंटेंट्स होता है उसको हम लोग चाहे फीडिंग्स के लिए, चाहे उस कंटेंट्स को क्या करते हैं, बाहर निकालने के लिए इसको यूज करते हैं। ये आप लोग को पता है। राइस ट्यूब तो अलग हो गया, इसीलिए इसका आंसर में अगर हम लोग देखते हैं तो एयरवे, अगर 3 यहाँ पर क्या है, एयरवे है, मेजोरिटी में है 3 एयरवे में, एक राइस ट्यूब अलग है। तो यहाँ पर लेकिन पूछ रहा है बिना लेरिंगोस्कोप से हम लोग किसको इंसर्ट करते हैं, इसका मतलब एयरवे की बात कर रहा है। तो राइस ट्यूब तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ET ट्यूब में हम लोग यूज करते हैं लेरिंगोस्कोप, ये तो क्लियर है। बूजी हम लोग तब यूज करते हैं जब एपिग्लोटिस क्या होता है, नहीं होता है, क्लियर नहीं वहाँ से हट पाता है एपिग्लोटिस, जो हमारा ग्लोटिस से नहीं हटता है, तो हम उस टाइम में बूजी का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। LMA में हम लोग क्या करते हैं, यूज नहीं करते हैं लेरिंगोस्कोप का। ये तो आप देखने से, आप लोग जितना पढ़ रखे हैं इसको देखने से आपको पता लग गया होगा कि ए इसका क्या होगा, तो राइट आंसर ए होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया। चलिए 72 में देखते हैं। विच कंडीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैप्नोग्राफी वेव बिलो, यानी कि ये जो हमारा दिखा रहा है यहाँ ग्राफ जो दिखा रहा है, ये ग्राफ क्या है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इसमें है, दिख रहा है, या हाइपो वेंटिलेशन दिख रहा है, नॉर्मल वेंटिलेशन दिख रहा है, एसोफेगल इंट्यूबेशन दिख रहा है। एसोफेगल जब इंट्यूबेशन होता है तो यहाँ पर ग्राफ बिल्कुल नहीं देखता। आप लोग को पता है कि जब कैप्नोग्राफी होता है तो उसका जो ग्राफ बनता है तो वो कितना रहता है, तो बोलिएगा कि 35 से 45 mmHg होता है। तो यहाँ पर हमारा 45 के आसपास है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो बोलिएगा 45 के आसपास है तो क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। इसमें क्या है, नॉर्मल रहेगा। तो इसमें बोला एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, तो बोलिएगा ये गलत है। हाइपोवेंटिलेशन, बोलिएगा ना, ये हाइपोवेंटिलेशन कैसे होगा, नॉर्मल, इसका सी क्या होगा, नॉर्मल वेंटिलेशन होगा। और एसोफेगल इंट्यूबेशन ये भी नहीं होगा। अगर एसोफेगल इंट्यूबेशन होता है तो एकदम फ्लैट लाइन रहता, ये भी क्लियर हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़ेंगे तो 73 का बात करते हैं, तो वेयर इज EtCO2 एनालाइजर प्लेस्ड, यानी कि जो EtCO2 अभी हम लोग देखे हैं ना कैप्नोग्राफी, उसका जो एनालाइजर कहाँ पर प्लेस्ड रहता है वो चीज़ पूछ रहा है। तो बोलिएगा एक्सपिरेटरी लिम्स के पास रहता है। चलिए एक्सपिरेटरी लिम्स बोला है तो अच्छा बात है कि हम लोग जब एक्सहेल करते हैं तब ना कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, तो वह तो आ सकता है। तो इसको आप रखिए नियर मास्क, यानी यहाँ पर क्या EtCO एनालाइजर प्लेस्ड कहाँ पर प्लेस्ड रहता है, एक नियर मास्क आ गया, इसको भी हम लोग सिक्योर रखते हैं। फ्लोमीटर ये गलत हो जाएगा, फ्लोमीटर नियर APL वाल्व ये भी नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन बचा, 2 ऑप्शन में अगर आप लोग देखते हैं तो एस्पिरेटरी लिम्स की अगर बात कर रहा है तो ये एस्पिरेटरी लिम्स तो होगा, लेकिन कहाँ पर, नियर मास्क के पास होगा। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। बी क्या होगा, इसका नियर मास्क हो जाएगा। अगर आप लोग देखे होंगे सर्किट जब लगा हुआ रहता है, सर्किट के पास में जो है ये वाला आप देख रहे हैं ना, यही क्या है, तो EtCO2 एनालाइजर्स का क्या होता है, तो यहाँ से ये ट्यूब लगा हुआ रहता है, यहीं से वहाँ तक पहुँचता है, हमारा मॉनिटर तक पहुँचता है, और मॉनिटर इसको एनालाइज करके हमको दिखाता है कि कितना इसका EtCO2 है, यानी 35 से 45 है या इससे
अधिक है या इससे कम है, तो हम उससे पता करते हैं क्या इसका रहता है। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। मास यानी कि मास यहाँ पर दिया तो इसके आसपास है, नियर, ये सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए आई होप ये क्लियर हो गया। 74 में अगर हम लोग बात करते हैं तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सुप्राग्लोटिस एयरवे डिवाइस, यानी कि इसमें से सुप्राग्लोटिस एयरवे डिवाइस कौन सा है। तो आप लोग इजिली बोलिएगा कि ये जो आप देख रहे हैं ए में, ये क्या है, तो ईटी ट्यूब है, विदाउट कफ है, ये क्या है, विथ आउट कफ ईटी ट्यूब है, ये क्या है, विथ कफ है बी, ये दोनों तो नहीं होगा, ए एंड बी खत्म। सी इसको एयरवे यानी गुडल्स एयरवे है या गुडल्स एयरवे है, और डी में क्या है, एलएमए है, यानी कि सुप्राग्लोटिस। अगर एलएमए हमारे पास है तो सही आंसर इसका क्या होगा, डी होगा सही आंसर। सी भी नहीं होगा तो डी इसमें से कौन सा है, तो डी इसमें अगर देखते हैं तो बी में क्या है, बी में इसका डी सही आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या बोलिएगा, तो बी इसका सही आंसर होगा, यानी कि डी जो हमारे आगे में है तो डी है, तो इसका बी सही आंसर होगा। आई होप ये क्लियर हो गया। चलिए आगे 75 में अगर बात करते हैं तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज मसल रिलैक्सेंट, यानी कि इनमें से कौन मसल रिलैक्सेंट्स है, तो आइसोफ्लोरेंस, केटामिन, प्रोपोफॉल, एक्ट्राकोरियम। अब आप लोग रटे रहेंगे, आप लोग को याद होगा कि यहाँ एक्ट्राकोरियम क्या है, मसल रिलैक्सेंट्स है। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 70 अगर 6 में बात कीजिएगा तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्कर्विंग सिस्टम। स्कर्विंग सिस्टम के बारे में आप लोग को बहुत डिटेल में हम लोग पीछे भी बात कर रखे हैं कि स्कर्विंग सिस्टम क्या होता है, कि जो हमारा जब वेस्ट जो गैस होता है उसको क्या करते हैं, हमारा इन्वायरमेंट्स जो ओटी का इन्वायरमेंट्स होता है उससे बाहर निकालने का काम करते हैं, वह होता है रिमूव O2 बोलेगा तो रिमूव O2 क्या करता है, तो सोडा लाइम करता है। डिलीवर ऑक्सीजन, ये भी नहीं होगा। रिमूव वेस्ट गैस, यही सी इसका क्या होगा सही आंसर। रेगुलेट्स प्रेशर, ये भी नहीं होगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते 70 अगर 7 का बात करते हैं तो विच इज द मोस्ट रिलेबल मेथड्स टू चेक इंडोट्रेकियल ट्यूब कफ लीक, यानी कि यहाँ पर बोला है कफ लीक कर गया है, तो हम किस तरह से इसका कौन सा ऐसा मेथड्स रिलेवेंस मेथड्स है जिससे हम लोग पता कर पाएंगे कि इसमें इसका कफ लीक हो गया है। तो अब किस तरह से पता कीजिएगा, जब कफ लीक होगा तो वहाँ हो सकता है कि जैसे ये कफ अगर ईटी ट्यूब है, ईटी ट्यूब का अगर कफ लीक होगा, ईटी ट्यूब है यहाँ पर इस तरह यहाँ पर कफ लगा हुआ है, जब कफ लीक होगा तो हमको कैसे पता चलेगा, तो डिक्रीज टाइडल वॉल्यूम, तो बोलिएगा कि डिक्रीज अगर लीकेज हो रहा है तो यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम, मशीन तो हमारा कंप्लीटली दे रहा है लेकिन लंग तक इसका टाइडल वॉल्यूम तो डिक्रीज हो रहा होगा। ये बहुत मोस्ट रिलीवेंट मेथड्स यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन से हम लोग पता करेंगे। तो अब यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है तो इससे हम लोग नहीं पता कर पाएंगे ये सच में यहाँ पर क्या है कि लीकेज है। डिक्रीज पीक एयरवे प्रेशर, ये भी नहीं बता पाएगा। इंक्रीज EtCO2, ये भी नहीं पता कर पाएगा EtCO2। अगर इस सब से हम लोग लगेगा कि हाँ इसमें से कुछ ना कुछ हमारा क्या है कि सर्किट में प्रॉब्लम है, क्या ETC ये सब बताएगा, इतना बताएगा, इंडिकेट करेगा, लेकिन मोस्ट यहाँ पर क्या होगा रिलायबल मेथड्स होगा। तो ओडिएबल्स और लीक ड्यूरिंग पीक इंस्पिरेशन प्रेशर, जब इंस्पिरेशन प्रेशर होगा तो वहाँ पर ओडिएबल, जैसे इंस्पायर होता है गैस को जैसे भेजेंगे तो लीकेज जब रहेगा तो वहाँ से क्या होगा आवाज़ सुनने को मिलेगा, तो ऑडिएबल यानी सुनने को मिलेगा कि जैसे आवाज़ अगर लीकेज होगा तो आपको जरूर सुनाई देगा, साउंड यहाँ पर सुनाई देगा, इसीलिए इसका डी बेस्ट ऑप्शन अगर देखिएगा तो इसका डी ही बेस्ट ऑप्शन होगा। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 78 में हम लोग अगर बात करते हैं तो ये कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो कंप्यूटर्स का भी क्वेश्चंस आप देख लीजिए। व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी कौन सा है, तो आप इसमें से कौन सा परमानेंट मेमोरी होगा, तो बोलिएगा हार्ड डिस्क जो है यही परमानेंट इसका मेमोरी होता है। आगे अगर देखिए 79 में बात कीजिएगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटर, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें क्या होगा, फोटोशॉप नहीं, सिस्टम कैसे होगा, ये तो एप्लीकेशन है। MS पावर पॉइंट ये भी एप्लीकेशन है, MS वर्ड ये भी एप्लीकेशन है। विंडो OS ये क्या होता है, तो विंडो OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यही इसका क्या होता है, तो सही आंसर इसका होगा 79 का यही सही आंसर होगा। तो कंप्यूटर को भी थोड़ा बहुत आपको देखना है, क्योंकि 3 क्वेश्चन हमको मिला है कंप्यूटर से, अगर 3 क्वेश्चन आपको पूछा गया तो सीधे 12 मार्क्स का यहाँ पर बात है। 12 मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो इसको भी आपको देखना चाहिए। 80 लास्ट क्वेश्चन में विच यूनिट इज यूज टू मेजर CPU स्पीड, ये
आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि CPU का जो स्पीड्स का मेजर करने का जो यूनिट होता है वह यूनिट क्या होता है। जिस तरह से हम लोग प्रेशर्स का यूनिट मापते हैं, PSI मापते हैं, कोई भी चीज़ का अगर यूनिट होता है, यूनिट आप लोग को पता होगा कि जब BP अगर मापते हैं तो BP का यूनिट क्या होता है, MM HG से हम लोग यूनिट करते हैं। तो उसी तरह से जो कंप्यूटर जो है उसका जो यूनिट, वो विच यूनिट इज यूज टू मेजर CPU स्पीड, इसका CPU का स्पीड क्या होगा, इसका क्या क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का स्पीड किससे इसमें से मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं, बाइट्स मापते हैं, बाइट्स में मापते हैं, या निब्बल में मापते हैं, किन में से इसका सही आंसर होगा वो हमें हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। पार्ट लास्ट जो हमारा बचा हुआ है पार्ट 5 वो आप जरूर देखिएगा, उसमें हम बात करेंगे नॉन टेक के ऊपर बात करेंगे, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर तो मेरा हो गया, कंप्यूटर्स को इधर हम सॉल्व कर दिए, जीके आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद इंग्लिश देखने को मिलेगा, ये सारा आपको देखने को मिलेगा, तो वह भी आप जरूर देखिएगा। एंड 5 पार्ट जैसे ही अपलोड होगा उसके बाद आपको इसका PDF मेरे टेलीग्राम से आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पे आप जा करके देख सकते हैं। प्रीवियस हम लोग 2023 का प्रीवियस ईयर को बात कर रखे हैं, 2025 का भी बात कर रखे हैं, तो वह सब आप जा करके उसका PDF तब तक आप तैयारी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ, इस दोस्त का जो ग्रुप है उसमें ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। एंड अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हुए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वे आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।